स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम व्यष्टि अर्थशास्त्र से संबंधित एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे जिसे प्रमुख आर्थिक समस्याओं के नाम से जाना जाता है। और सामान्य रूप से इस टॉपिक पर परीक्षाओं में अधिकतर बार प्रश्न पूछा जाता है कि एक अर्थव्यवस्था की प्रमुख आर्थिक समस्याएं क्या है, या कई बार छोटे प्रश्न में ये पूछ लिया जाता है कि एक अर्थव्यवस्था की मुख्य दो आर्थिक समस्याएं क्या है। तो हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि प्रमुख आर्थिक समस्याएं क्या क्या होती है और उसका समाधान किस प्रकार से किया जाता है। सबसे पहले हमने अपने पिछले वीडियो में जैसा कि डिस्कस किया था, हर व्यक्ति की आवश्यकताएं अनंत होती है। हम लोगों की क्या होती है? आवश्यकताएं बहुत सारी होती है और इनके लिए साधन सीमित होते हैं। साधन के रूप में हमारे पास होता है मुद्रा। व्यक्ति की आवश्यकताएं अनंत है और साधन सीमित मात्रा में होते हैं। एक व्यक्ति की इच्छाएं, एक व्यक्ति की नीड है कि वो मकान बनाए, वो कार खरीदे। एक और आवश्यकता है कि वो प्लॉट खरीदे, और आवश्यकता है बच्चों को उच्च शिक्षा दे। बहुत सारी आवश्यकताएं, पर साधन उसके पास सीमित मात्रा में होते हैं। उसके पास किसी भी व्यक्ति के पास संसार में इतना पैसा या इतने साधन नहीं होते हैं कि वह अपनी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करे। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति के सामने चुनाव की समस्या हो जाती है कि मैं किस आवश्यकता की पूर्ति करूं, कौन सी आवश्यकता। पहले उसको ये देखना पड़ता है कि आवश्यकताओं को प्राथमिकता क्रम में रखना पड़ता है कि कौन सी आवश्यकता मेरी अर्जेंट है, कौन सी कम अर्जेंट है, कौन सी और भी कम अर्जेंट है। तो जो अर्जेंट आवश्यकता होती है, जो मूल बहुत आवश्यक होती है, उस पर वह पहले पैसा खर्च करना चाहता है। मान लीजिए एक व्यक्ति है, उसको बच्चे को पढ़ाना पहली प्राथमिकता है, तो वो क्या करेगा? वो देखेगा मैं मकान बाद में खरीद लूंगा, मैं कार बाद में खरीद लूंगा, मैं अपने लिए कपड़े बाद में बनवा लूंगा। सबसे पहले मुझे बच्चे को एजुकेशन दिलानी है, उसका पैसा जमा कराना। फिर पैसा बचेगा तो हो सकता है वो कपड़े बनाए, फिर और पैसा बचा तो हो सकता है वो कार खरीदे। कहने का तात्पर्य है कि व्यक्ति की आवश्यकताएं अनंत होती है और उसके पास साधन सीमित होते हैं। तो इन सीमित साधन व अनंत आवश्यकताओं के बीच व्यक्ति को चुनाव करना पड़ता है। यही एक समस्या जो है जिसको कि आर्थिक समस्या कहा जाता है। जैसे एक व्यक्ति के पास समस्या होती है, संपूर्ण राष्ट्र के साथ भी वही आर्थिक समस्या होती है। राष्ट्र के रूप में देश की अर्थव्यवस्था में बहुत सारे कार्य सरकार को करने होते हैं। सरकार को रोड भी बनाना होता है, सरकार को नदी घाटी योजना भी बनानी होती है, सरकार को स्कूल भवन भी खोलने होते हैं, सरकार को हॉस्पिटल्स भी खोलने होते हैं। इसके अलावा सरकार को लोगों को रोजगार भी देना होता है, सरकार को वृक्षारोपण भी करना होता है। बहुत सारे कार्य वहां सरकार के सामने होते हैं। वहां सरकार के पास भी साधन सीमित हो जाते हैं। जितनी सरकार के पास आवश्यकताएं होती है, उसकी तुलना में सरकार को जो करारोपण और गैर करारोपण और नोट छापने से जो आय प्राप्त होती है, वो साधन भी सरकार की आवश्यकताओं के सामने सीमित हो जाते हैं। तो सिमिलरली समस्या सरकार के सामने भी होती है कि पहले एजुकेशन पर खर्चा किया जाए, या चिकित्सा उपकरणों पर खर्च किया जाए, या सड़क बनाई जाए, या नदी घाटी योजना बनाई जाए, या पावर प्रोजेक्ट बनाया जाए। सरकार को भी ये निश्चित करना पड़ता है कि कौन सी आवश्यकता प्राथमिकता है, उस पर पैसा व्यय किया जाए, और कौन सी आवश्यकता को आगे के लिए टाला जा सकता है। इस प्रकार जो समस्याएं उत्पन्न होती है, चाहे वो व्यक्ति के लिए हो, चाहे पूरे राष्ट्र के लिए हो, उन्हें आर्थिक समस्याओं की संज्ञा दी जाती है। क्योंकि उत्पादन के जो साधन है, उत्पादन के साधन है भूमि, पूंजी, श्रम, प्रबंध, साहस। ये सीमित मात्रा में होते हैं। भूमि सीमित मात्रा में, श्रम भी सीमित मात्रा में, पूंजी भी सीमित मात्रा में। तो ऐसी स्थिति में क्या उत्पादन करें? आपके पास भूमि सीमित है, आप गेहूं का उत्पादन करते हैं तो आप चने का उत्पादन नहीं कर पाएंगे, चने का उत्पादन करते हैं तो गेहूं का उत्पादन नहीं कर पाएंगे। आपके पास श्रम सीमित मात्रा में है, श्रम सीमित मात्रा में होने से आप उस श्रमिकों को उद्योग प्रधान वस्तु पर लगाएंगे तो कृषि प्रधान वस्तुएं कम बनेंगी, और कृषि प्रधान वस्तु पर लगाएंगे तो उद्योग प्रधान वस्तु कम बनेगी। आपके पास पूंजी सीमित मात्रा में, उस पूंजी को आप कितना एग्रीकल्चर पर लगाएंगे, कितना उद्योग पर लगाएंगे, कितना विदेश व्यापार पर लगाना चाहेंगे, कितना स्थायी परिसंपत्ति के बनाने पर लगाएंगे, कितने के माध्यम से आप हस्तांतरण भुगतान करना चाहेंगे। कई प्रकार की समस्याओं को एक अर्थव्यवस्था को कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, और इन समस्याओं को आर्थिक समस्याओं की संज्ञा दी जाती है।
हमको आर्थिक समस्या समझने से पहले हमको उत्पादन संभावना वक्र को समझना पड़ेगा, और उत्पादन संभावना वक्र के बाद हमको अवसर लागत क्या होती है, सीमांत लागत क्या होती है, उसको समझने के बाद हम प्रमुख आर्थिक समस्याओं की चर्चा करेंगे। तो पहली चीज हम देखते हैं कि उत्पादन संभावना वक्र क्या है। देखिए, एक उत्पादन संभावना वक्र यह बताता है कि हमारे एक अर्थव्यवस्था में दिए गए साधनों की उपलब्धता में अधिकतम कितना उत्पादन किया जा सकता है, उसे उत्पादन संभावना वक्र कहते हैं। ये हम कह सकते हैं कि डोमिनिक सेल्वोटोर ने क्या कहा है कि उत्पादन संभावना वक्र वह वक्र होता है जो ये बताता है कि देश में उपलब्ध तकनीक और सभी संसाधनों के उपयोग करते हुए भिन्न भिन्न मात्राओं की कितनी वस्तुओं का उत्पादन किया जा सकता है। यानी देश में जो भी संसाधन है उनका प्रयोग करते हुए अधिकतम कितनी वस्तुओं का उत्पादन देश में किया जा सकता है, इससे बताने वाले वक्र को उत्पादन संभावना वक्र कहते हैं। यानी उत्पादन संभावना वक्र वह वक्र है जो देश में उपलब्ध संसाधनों के पूर्ण क्षमता से प्रयोग लिए जाने पर अधिकतम जो उत्पादन कितना किया जा सकता है उसको बताने वाले वक्र को उत्पादन संभावना वक्र कहते हैं। मान लीजिए देश में जितना भी श्रम और पूंजी है, देश में जितना भी उत्पादन के साधन है, भूमि, पूंजी, श्रम, प्रबंध, सारे के सारे मान लीजिए हम उपभोक्ता वस्तु पर लगाएं। उपभोक्ता वस्तु मान लीजिए हम लगाए मक्खन बनाने या रोटी बनाने, तो मान लीजिए ओए रोटी का उत्पादन किया जा सकता है। जितना भी देश में उत्पादन के साधन है, भूमि, पूंजी, श्रम, प्रबंध, सारे के सारे हम उपभोक्ता वस्तु, एक एग्जांपल में हमने रोटी मान लिया। उपभोक्ता वस्तु का मतलब मक्खन बना रहे, ब्रेड बना रहे, रोटी बना रहे, चना बना रहे, दाल बना रहे, डबल रोटी बना रहे हैं, बिस्किट बना रहे हैं, नमकीन बना रहे हैं, ये उपभोक्ता वस्तु। यानी सब जो उपभोक्ता के काम में आने वाली वस्तु है, सारे के सारे साधन को लगा दिया जाए तो मान लीजिए ओए प्रोडक्शन होता है। और सारे जितने भी देश में उत्पादन के साधन है उन सभी साधनों को पूंजीगत वस्तु बनाने पर लगा दिया जाए, जैसे मशीन। पूंजीगत वस्तु का मतलब है जैसे मशीन बनाई जाए, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगाई जाए, बड़ी बड़ी नदी घाटी परियोजना बनाई जाए, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लगा जाए, न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट लगा जाए, सोलर एनर्जी के प्रोजेक्ट लगाए जाए, ट्रांसपोर्टेशन का डेवलपमेंट किया जाए। यानी पूंजीगत वस्तु बनाई जाए जिसको हम खा नहीं सकते, जिसका उपभोग नहीं कर सकते, जिसको हम काम में ले सकते हैं, आवश्यकता की संतुष्टि के लिए काम तो ले सकते हैं, पर उससे हमारी भूख नहीं बुझेगी। तो ऐसी पूंजीगत वस्तु बनावे तो सारे के सारे साधन लगावे तो पूंजीगत वस्तु भी बनती है। तो ये जो वक्र होगा इसको बोलेंगे उत्पादन संभावना। यानी हमारे पास साधन सीमित मात्रा में, हम पूरी ओए उपभोक्ता वस्तु बनाकर वो भी पूंजीगत वस्तु नहीं बना सकते। दोनों में हमको डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सी वस्तु कितनी बनानी है। मान लीजिए हम सी पर हम पूंजीगत वस्तु ज्यादा बनाते हैं तो उपभोक्ता वस्तु कम बनेगी। अगर हम उपभोक्ता वस्तु ज्यादा बना रहे तो फिर पूंजीगत वस्तु कम बनेगी, और उपभोक्ता वस्तु हम ज्यादा बनाते हैं तो पूंजीगत वस्तु और भी कम बनेगी। तो ये देखिए उपभोक्ता वस्तु C1, C2, C3, पूंजीगत वस्तु K1, K2, K3। तो ये देखिए ये ऋणात्मक डाल युक्त होता है जो ये बताता है कि अगर हम उपभोक्ता वस्तु ज्यादा बनाएंगे तो हमको कुछ पूंजीगत वस्तु का उत्पादन कम करना पड़ेगा, और अगर हम पूंजीगत वस्तु ज्यादा बनाएंगे तो हमको उपभोक्ता वस्तु का उत्पादन कम करना पड़ेगा। यानी उत्पादन संभावना वक्र, जिसको रूपांतरण वक्र भी कहते हैं, वह वक्र होता है जो दिए गए साधन व तकनीक के अंतर्गत अधिकतम कितनी कितनी वस्तुओं का उत्पादन किया जा सकता है उसको बताने वाला उत्पादन संभावना वक्र होता है। तो यह देखिए अगर हम उपभोक्ता वस्तु ज्यादा बनाते हैं, देखिए मैं उपभोक्ता, पहले मान लीजिए सी बिंदु पर संतुलन में है जहां ओसी उपभोक्ता वस्तु बनती है, OK3 पूंजीगत वस्तु बनती है। अगर उपभोक्ता वस्तु C1 से C2 बढ़ाई जाती है तो पूंजीगत वस्तु घटती है। पूंजीगत वस्तु, यहां देखिए उपभोक्ता वस्तु C2 बनी तो पूंजीगत वस्तु K2 ही बनी।
और अगर उपभोक्ता वस्तु और बढ़ाकर C2 से C3 की जाती है तो पूंजीगत वस्तु और K2 से K1 हो जाती है, यानी इन दोनों में ऋणात्मक संबंध होता है। यदि उपभोक्ता वस्तु ज्यादा बनाएंगे तो पूंजीगत वस्तु कम बनेगी, और पूंजीगत वस्तु ज्यादा बनाएंगे तो उपभोक्ता वस्तु कम बनेगी। इसके अलावा देखिए, उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर होता है। कैसे उन्नतोदर होता है इसको आप देखिए। ये जो उत्पादन संभावना वक्र है, नतोदर होता है, उन्नतोदर नहीं। ये नतोदर ढाल है, ये ढाल जो है इसको बोलते हैं नतोदर। कैसे नतोदर है देखिए, ये उपभोक्ता वस्तु C1, C2, C3, C4 बराबर। देखिए ये C1, C2, C3, C4 बराबर उपभोक्ता वस्तु, और इसके लिए जो पूंजीगत वस्तु का त्याग किया जाता है वो देखिए आप बढ़ता हुआ होगा। पहला, ये दूसरा, तीसरा संतुलन और चौथा संतुलन। तो देखिए पहले उपभोक्ता ए बिंदु पर संतुलन में मान लीजिए ये P है, ये Q है, कुल उपभोक्ता वस्तु बनती है OQ और पूंजीगत वस्तु बनती है OP। पूंजीगत वस्तु में मैं मान लेता हूं बंदूक और इसमें मान लेता हूं मक्खन। अब देखिए, जब संतुलन बिंदु ए होता है तो ए बिंदु पर OC1 उपभोक्ता वस्तु बनती है और OK4 पूंजीगत वस्तु बनती है। ए बिंदु पर इतनी पूंजीगत वस्तु बनती है, इतनी उपभोक्ता वस्तु बनती है। अब देखिए, उपभोक्ता वस्तु बनाकर C1 से C2 करते हैं तो यहां पूंजीगत वस्तु का कम बनती है, तो यहां बी बिंदु पर आ जाता है। तो इतनी पूंजीगत वस्तु का त्याग किया जाता है C1 C2 उपभोक्ता वस्तु के लिए। K3 K4 पूंजीगत वस्तु का त्याग। अब देखिए, फिर उतनी ही और उपभोक्ता वस्तु C2 से C3 करने के लिए अब की बार त्याग ज्यादा होता है। C2 से C3 उपभोक्ता वस्तु के लिए त्याग किया जाता है K2 से K2। फिर उपभोक्ता C3 से C4 करने के लिए जो त्याग किया जाता है वो K1। C3 से C4 उपभोक्ता वस्तु के लिए K1 K2 त्याग किया जाता है। तो ये देखिए, त्याग बढ़ता है। पहले त्याग इतना था, अभी त्याग इससे ज्यादा हुआ और अब इससे और भी ज्यादा हुआ। यानी ये जो दूरियां हैं A B C D E, इसको F दिया, इसको G दिया, तो देखिए AE पहला त्याग है, इससे बड़ा है BF और इससे बड़ा है CG। यानी हर अतिरिक्त उपभोक्ता वस्तु के लिए, उपभोक्ता वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के लिए जो पूंजीगत वस्तु का त्याग किया जाता है वो बढ़ते क्रम में होता है। यानी सीमांत प्रतिस्थापन की दर बढ़ती हुई होती है, इसलिए समोत्पाद वक्र मूल बिंदु के प्रति नतोदर कहा जाता है। इसी प्रकार से देखिए, अवसर लागत किसे कहा जाता है उसको हम समझेंगे। अवसर लागत, देखिए उत्पादन संभावना वक्र में मान लीजिए सारे साधन मक्खन बनाने में लगाते हैं तो OA मक्खन का प्रोडक्शन होता है, और सारे साधन बंदूक बनाने में लगाते हैं जो कि पूंजी प्रदान है, OB प्रोडक्शन होता है। तो ये उत्पादन संभावना वक्र है। अब OA मक्खन बनाने की अवसर लागत है OB बंदूक, और OB बंदूक बनाने की अवसर लागत है OA मक्खन। अर्थात जब उत्पादन के जितने भी साधन है, श्रम पूंजी प्रबंध, जितने भी उत्पादन के साधन है, भूमि पूंजी श्रम प्रबंध सांस, इन सबको अगर हम मक्खन बनाने में लगाते हैं तो हमको बंदूक बनाने का नुकसान होता है। हम जब OA मक्खन बनाते हैं तो OB बंदूक नहीं बना सकते, तो OA मक्खन बनाने की अवसर लागत OB बंदूक होगा। यानी अवसर लागत से तात्पर्य उस लागत से है जो एक वस्तु का उत्पादन करने पर दूसरी वस्तु का त्याग करना पड़ता है बनाने से, उसको अवसर लागत की संज्ञा दी जाती है। जैसे अगर
मान लीजिए हम OA मक्खन बनाने में उत्पादन के साधन है, भूमि, पूंजी, श्रम, प्रबंध, सांस, जो भी उत्पादन के साधन है उनको हम मक्खन बनाने में लगा देते हैं, तो हमको OB बंदूक नहीं बन पाएगी, क्योंकि सारे साधन हमने मक्खन बनाने में लगा दिए। तो ये OA मक्खन बनाने की विकल्प लागत इस बनाने की वजह से हमको OB मक्खन का बंदूक का त्याग करना पड़ा। तो अवसर लागत उस वस्तु में व्यक्त की जाती है जो बनाई नहीं जाती, यानी जिस वस्तु का उत्पादन करना होता है तो उस वस्तु के उत्पादन करने की वजह से, उत्पादन के साधन उसमें लगाने की वजह से जो दूसरी वस्तु कम बनती है उसको हम बोलते हैं अवसर लागत की संज्ञा दी जाती है। या मान लीजिए, देखिए अब मान लीजिए हम OC2 मक्खन बनाते हैं। OC2 मक्खन बनाने की वजह से हमको इतने मात्रा में OK2 बंदूक बनती है, OC2 मक्खन। तो इस बंदूक अगर देखिए सारे साधन हम बंदूक में लगाते हैं तो OB बंदूक बनती, पर हमने इतने साधन मक्खन बनाने में लगा दिए तो इतनी बंदूक कम बनी, इसको बोलते हैं अवसर लागत। ये अवसर लागत है OC2 मक्खन की अवसर लागत है। BK2 बंदूक है, यानी अवसर लागत से तात्पर्य विकल्प लागत से है, जो सामान्य रूप से उस वस्तु में व्यक्त की जाती है जिसे कि बनाया नहीं जाता है, यानी किसी वस्तु का उत्पादन करने से दूसरी वस्तु का जो त्याग किया जाता है उसको अवसर लागत की संज्ञा दी जाती है। ये भी उत्पादन संभावना वक्र में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब देखिए इसके अलावा सीमांत लागत किसे कहा जाता है वो भी समझ लेते हैं, फिर हम प्रमुख आर्थिक समस्या को समझेंगे। सीमांत लागत किसी वस्तु की एक अतिरिक्त मात्रा के उत्पादन की वजह से कुल लागत में जो परिवर्तन होता है उसे ही सीमांत लागत कहते हैं। सीमांत लागत के बारे में पहले से हमने पढ़ा, किसी वस्तु का एक अतिरिक्त वस्तु का उत्पादन करने से कुल लागत में जो परिवर्तन होता है उसको सीमांत लागत कहते हैं। तो यहां देखिए, अगर हम उत्पादन के जो साधन है इससे OA रोटी बना रहे और OB मान लीजिए बना रहे बंदूक, तो देखिए हमने रोटी बनाई C1, बंदूक बनाई K2। एक रोटी की अतिरिक्त इकाई, रोटी की एक अतिरिक्त इकाई बनाने के लिए जितनी बंदूक का त्याग किया जाता है, यानी एक सीमांत लागत क्या है, जब उत्पादन का कोई एक साधन है उसको बढ़ाने के लिए, एक उत्पादन की किसी वस्तु की मात्रा को बढ़ाने के लिए दूसरी वस्तु का त्याग करना पड़ता है, उसे अवसर लागत की संज्ञा दी जाती है। उसे हम क्या बोलेंगे, उसे सीमांत अवसर लागत की संज्ञा देंगे। यानी जो अवसर लागत है इसमें हम बोलेंगे सीमांत अवसर लागत, सीमांत अवसर लागत। क्या होगा ये देखिए, हमको रोटी की एक अतिरिक्त इकाई बनानी है, तो इस रोटी की एक अतिरिक्त इकाई बनाने के लिए हमको K4 K3 बंदूक का त्याग करना पड़ा, ये अवसर लागत। फिर रोटी की C2 से C3 इकाई बनाने के लिए इतनी बंदूक का त्याग करना पड़ा, ये सीमांत अवसर लागत है। यानी किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उत्पादन के लिए दूसरी वस्तु का जितना त्याग करना पड़ता है उसे सीमांत अवसर लागत की संज्ञा दी जाती है। और पहले से भी हमने देखा कि यह सीमांत अवसर लागत बढ़ती हुई होती है, यानी जो समोत्पाद वक्र होता है वो मूल बिंदु के प्रति नतोदर होता है, ये हमने पहले से भी डिस्कस किया। अब देखिए, एक अर्थव्यवस्था की प्रमुख आर्थिक समस्याएं क्या है, ये हमने बात करी अवसर लागत की और सीमांत अवसर लागत की। अब देखिए, अर्थव्यवस्था की पहली समस्या, क्या उत्पादन किया जाए वह कितना। पहली आर्थिक समस्या क्या है, क्या उत्पादन करें। जैसा कि हम पहले से ही डिस्कस कर चुके हैं, हमारे पास साधन सीमित है और आवश्यकताएं अनंत है, तो सबसे पहले एक अर्थव्यवस्था को
यह निर्णय लेना होता है कि किस वस्तु का उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में किया जाए। मान लीजिए, देखिए ये उत्पादन संभावना वक्र जैसा कि हम पहले से भी बना चुके हैं। ओए उत्पादन संभावना में ओए श्रम प्रधान वस्तु बनती है मक्खन। मान लीजिए श्रम प्रधान वस्तु, और दूसरी वस्तु हम बनाना चाहते हैं बंदूक। तो सबसे पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या बनाए। अगर हम उपभोक्ता वस्तुएं बनाते हैं तो उपभोक्ता का जीवन स्तर अच्छा होता है, लोगों को रोटी मिलती है, लोगों को कपड़ा मिलता है, मकान मिलता है, उनका जीवन स्तर अच्छा रहता है। पर अगर हम पूंजीगत वस्तु जैसे बंदूक है, तोप है, गोला बारूद है, इस प्रकार की चीजें बनाते हैं तो साधन सीमित है, तो लोगों को भूखे नंगे रहना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में एक अर्थव्यवस्था की सबसे पहली समस्या यह होती है कि किस वस्तु का उत्पादन करें और कितना करें। ये भी आपको डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास साधन सीमित है। आप मक्खन बनाना चाहते हैं यानी श्रम प्रधान वस्तु, उपभोक्ता वस्तुएं बनाना चाहते हैं तो वो ये बनती है, और आप पूंजीगत वस्तु बनाना चाहते हैं तो ओबी का उत्पादन होता है, ये उत्पादन संभावना। तो पहले ये एक इकोनॉमी को डिसाइड करना होता है कि किस वस्तु का उत्पादन करना है। अगर ये डिसाइड कर लिया जाए कि दोनों ही वस्तु का उत्पादन करना है तो फिर कितना उत्पादन करना है, क्योंकि देखिए ये उत्पादन है पी, ये क्यू है और ये आर है। इस पर उपभोक्ता वस्तु ज्यादा बनती है, पूंजीगत वस्तु कम बनती है। इस पे पूंजीगत वस्तु ज्यादा बनती है, इसमें उपभोक्ता वस्तु कम बनती है। यहाँ पर जो है ये स्थिति है Q3। मान लीजिए उपभोक्ता वस्तु है C1, C2, C3, पूंजीगत वस्तु है K1, K2, K3। तो पहली चीज ये डिसाइड करनी पड़ती है कि क्या उत्पादन करें। दूसरा ये डिसाइड करना पड़ता है कि कितना उत्पादन करें। उत्पादन P पर करें, Q पर करें, R पर करें। अगर P पर उत्पादन करते हैं तो उपभोक्ता वस्तु कम बनाई जाती है, पूंजीगत वस्तु ज्यादा बनती है। R पर उत्पादन करते हैं तो उपभोक्ता वस्तुएं ज्यादा बनती है, पूंजीगत वस्तुएं कम बनती है। अगर उपभोक्ता वस्तुएं ज्यादा बनाई जाती है तो उपभोक्ताओं का जीवन स्तर अच्छा रहता है, पर अगर बंदूक, तोप, गोला बारूद कम बनाया जाता है तो ऐसी स्थिति में अगर पड़ोसी राष्ट्र के द्वारा आक्रमण कर दिया जाए तो वो भी एक समस्या है। तो एक इकोनॉमी को सबसे पहले ये डिसाइड करना पड़ता है कि क्या उत्पादन करें और कितना। अगर देश में युद्ध की स्थिति है, मान लीजिए हमारा युद्ध है पाकिस्तान के साथ चल रहा है, तो देश में पूंजीगत वस्तुएं ज्यादा बनाएगी। जब 1972 का युद्ध हुआ था, 1971 का युद्ध हुआ तो हमारे यहाँ एक नारा दिया, एक टाइम खाना खाएंगे। तो उस समय बंदूक, तोप, गोला बारूद पर ज्यादा खर्च किया गया, उपभोक्ता वस्तु पर कम खर्च किया गया। हमारे यहाँ अनाज की कमी थी तो सारे भारतवासियों ने कहा कि एक समय हम व्रत करेंगे, अनाज की कमी का जो समस्या का समाधान हो जाएगा, पर पाकिस्तान से हमको युद्ध करके जीतना है। तो कहने का तात्पर्य है कि पहली एक इकोनॉमी को ये डिसाइड करना पड़ता है कि क्या उत्पादन करें और कितनी मात्रा में करें, ये भी डिसाइड करना पड़ता है। अगर ये इकोनॉमी ये देखती है कि शांतिकालीन स्थिति है तो उपभोक्ता वस्तु ज्यादा बनाई जाएगी, पूंजीगत वस्तु कम बनाई जाएगी। अगर युद्ध की स्थिति है तो पूंजीगत वस्तु ज्यादा बनाई जाएगी, उपभोक्ता वस्तु कम बनाई जाएगी। और दोनों स्थिति है, सीमा पर तनाव भी है, तो ऐसी स्थिति में क्यू पर प्रोडक्शन करना पड़ सकता है। अब अलग अलग इकोनॉमी में अलग अलग तरीके से इस समस्या का समाधान किया जाता है। अगर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है जिसमें उत्पादन के सभी साधनों पर निजी लोगों का स्वामित्व होता है और वह निजी लाभ के लिए उसका उपयोग करते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या उत्पादन करें और कितना उत्पादन करें, इस समस्या का समाधान पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में मूल्य तंत्र के द्वारा किया जाता है। उसी वस्तु का उत्पादन किया जाता है जिसमें कि लाभ अधिक हो। अगर उपभोक्ता के द्वारा जो चीज पसंद की जाती है उसका उत्पादन किया जाता है। यदि उपभोक्ता के द्वारा सिगरेट, शराब, भांग, चरस, गांजा को पसंद किया जाता है तो उसका उत्पादन किया जाएगा। और उपभोक्ता के द्वारा यदि ब्रेड, बटर, नमकीन, बिस्किट्स ऐसी वस्तुओं को पसंद किया जाता है तो उसका उत्पादन किया जाएगा। और कितना उत्पादन किया जाएगा? उत्पादन उतना किया जाएगा जो अधिकतम कीमत पर बिक सके ताकि पूंजीपतियों का लाभ अधिकतम हो। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या उत्पादन किया जाए, कितना उत्पादन किया जाए, इस समस्या का समाधान बाजार तंत्र और मूल्य तंत्र के द्वारा किया जाता है। प्राय उसी वस्तु का उत्पादन किया जाता है जो उपभोक्ता के द्वारा पसंद की जाती है और उतना ही उत्पादन किया जाता है जो अधिकतम मूल्य पर बिक जाए, ज्यादा कीमत पर बिके ताकि पूंजीपति का लाभ अधिकतम हो। समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के समस्त साधनों पर संपूर्ण समाज का या सरकार का स्वामित्व होता है। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या उत्पादन किया जाए, कितना उत्पादन किया जाए, इसका निर्णय
सरकार के द्वारा किया जाता है। प्राय सरकार ये डिसाइड करती है कि कितनी उपभोक्ता वस्तुएं बनानी है और कितनी पूंजीगत वस्तु बनानी है। अगर देश में सीमाओं पर तनाव की स्थिति हो, युद्ध की स्थिति हो, तो सरकार के द्वारा पूंजीगत वस्तुएं ज्यादा बनाई जाती है, और अगर शांतिपूर्ण स्थिति हो तो उपभोक्ता वस्तुएं ज्यादा बनाई जाती है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में पूंजीवाद और समाजवाद दोनों का मिश्रण होता है, तो प्राय प्राइवेट सेक्टर में क्या उत्पादन किया जाए और कितना उत्पादन किया जाए, इसका निर्णय लेने के लिए प्राइवेट सेक्टर स्वतंत्र होता है। वह स्वयं डिसाइड करता है कि उनको क्या उत्पादन करना है और कितना उत्पादन करना है। सामान्य रूप से प्राइवेट सेक्टर अपने लाभ की दृष्टि से उत्पादन करते हैं और उतना ही उत्पादन करते हैं जिनकी कीमत अधिक हो। पर सरकारी सेक्टर में सरकार के द्वारा डिसाइड किया जाता है, अगर देश में देश की क्या स्थिति है, देश की रिक्वायरमेंट कैसी है, उसके हिसाब से डिसाइड करते हैं। अब एक अर्थव्यवस्था की दूसरी प्रमुख आर्थिक समस्या ये होती है कि उत्पादन कैसे किया जाए। दूसरी समस्या जो होती है वो मूल रूप से होती है कि कैसे उत्पादन किया जाए। उत्पादन कैसे किया जाए, क्योंकि देखिए उत्पादन के लिए दो विधियां होती है। एक श्रम प्रधान विधि हो सकती है। श्रम प्रधान विधि में ज्यादा श्रम का प्रयोग होता है, पूंजी का प्रयोग कम होता है, और पूंजी प्रधान विधि में पूंजी का प्रयोग ज्यादा होता है, मशीनों का प्रयोग ज्यादा होता है, श्रमिक का रोल कम होता है। तो उत्पादन की विधि का भी चयन करना एक अर्थव्यवस्था के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस विधि से उत्पादन किया जाए, क्योंकि उत्पादन में श्रम प्रधान विधि में श्रमिकों का ज्यादा प्रयोग लेते हैं, मशीनें छोटी होती है, थोड़ी होती है, कम मात्रा में मशीनें होती है, ज्यादा काम श्रमिकों के माध्यम से किया जाता है। जैसे भारतीय कृषि में ज्यादा श्रमिक का रोल होता है, मशीन का रोल अब कम होता है, धीरे धीरे अभी मशीनों का रोल बढ़ रहा है। तो उत्पादन किस विधि से किया जाए, ये भी एक अर्थव्यवस्था को डिसाइड करना पड़ता है कि उत्पादन किस विधि से किया जाए। अगर उत्पादन पूंजी प्रधान विधि से किया जाता है तो श्रमिकों को रोजगार नहीं मिल पाता है, और रोजगार नहीं मिल पाता है तो उनकी आय कम होती है, और आय कम होता है तो वो निम्न जीवन स्तर पर आ जाते हैं। अगर श्रम प्रधान विधि से उत्पादन किया जाता है तो हो सकता है उत्पादन की लागत ज्यादा आती है, लागत ज्यादा होने से उस वस्तु की कीमत ज्यादा हो सकती है, और कीमत ज्यादा होने पर हो सकता है विदेशी वस्तुओं की प्रतिस्पर्धा में वह वस्तु टिक नहीं पाए। तो ऐसी स्थिति में एक इकोनॉमी में यह भी डिसाइड करना होता है कि उत्पादन किस प्रकार से किया जाए। उत्पादन मशीनों के द्वारा किया जाए अथवा श्रमिकों के द्वारा श्रमिकों की सहायता से उत्पादन किया जाए, यह भी एक इकोनॉमी को डिसाइड करना पड़ता है। अलग अलग अर्थव्यवस्थाएं इस समस्या का समाधान अपने अपने हिसाब से करती है। एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जहां उत्पादन के सभी साधनों पर निजी लोगों का स्वामित्व होता है, प्राय पूंजीपति अपने लाभ की दृष्टि से ये डिसाइड करते हैं कि उनको उत्पादन किस प्रकार से करना है। अगर उनको लगता है कि श्रम प्रधान विधि से उत्पादन की लागत कम आती है, देश में श्रम जो है सस्ता है, और श्रम प्रधान विधि से बनाने से उत्पादन की लागत कम आती है, तो वह श्रम प्रधान विधि का प्रयोग करेंगे। और अगर उनको लगता है कि देश में श्रम महंगा है तो मशीनों का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करके वह उत्पादन करेंगे। यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो उद्यमी है वो स्वतंत्र होता है कि किस विधि का चयन करेगा। उसकी मर्जी है, वो पूंजी प्रधान विधि का प्रयोग कर सकता है, और उसकी मर्जी हो तो वह श्रम प्रधान विधि का प्रयोग कर सकता है। प्राय वो अपने लाभ की दृष्टि से उस विधि का प्रयोग करता है जिससे उसकी लागत कम आती है। जहां तक समाजवादी अर्थव्यवस्था की बात है, समाजवादी अर्थव्यवस्था में सरकार के द्वारा यह निर्णय लिया जाता है कि उत्पादन किस विधि से किया जाए। अगर देश में व्यापक रूप से बेरोजगारी है तो सरकार के द्वारा उत्पादन श्रम प्रधान विधि से कराया जाता है। भले ही वो उसकी लागत ज्यादा आती हो, पर सरकार का उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार देकर उनकी आय बढ़ाकर उनका आर्थिक कल्याण करने का होता है। अगर देश में पहले से ही रोजगार की स्थिति, पूर्ण रोजगार की स्थिति हो, तब सरकार पूंजी प्रधान विधि से भी उत्पादन कर सकती है। इसी प्रकार से मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र उत्पादन की विधि के लिए स्वतंत्र होता है। वह चाहे तो श्रम प्रधान विधि से उत्पादन कर सकता है, और वह चाहे तो पूंजी प्रधान विधि से उत्पादन कर सकता है। प्राय सरकार के द्वारा इस चीज के लिए उनको इंटरफेरेंस नहीं किया जाता है। जबकि सरकारी क्षेत्र में सरकार ये डिसाइड करती है कि देश में बेरोजगारी है तो एक निश्चित मात्रा में वह लोगों को रोजगार देने की दृष्टि से उत्पादन में श्रम प्रधान विधि का प्रयोग करती है। तीसरी जो समस्या ये होती है, एक अर्थव्यवस्था की तीसरी प्रमुख समस्या है कि उत्पादन किसके लिए किया जाए। उत्पादन किसके लिए किया जाए, तीसरी समस्या है।
किया जाए। तीसरी प्रमुख समस्या, उत्पादन किसके लिए किया जाए, ये भी एक अर्थव्यवस्था को डिसाइड करना पड़ता है। समाज में 3 वर्ग हो सकते हैं। समाज में श्रम एक निम्न वर्ग हो सकता है, एक मध्यम वर्ग हो सकता है और एक उच्च वर्ग हो सकता है। हम मान लेते हैं समाज में 2 वर्ग है, एक गरीब वर्ग है, एक धनिक वर्ग है। तो एक अर्थव्यवस्था को यह भी डिसाइड करना होता है कि उत्पादन किसके लिए किया जाए, उत्पादन गरीबों के लिए किया जाए या धनी लोगों के लिए किया जाए। अगर धनी लोगों के लिए उत्पादन किया जाना है तो लग्जरी कार बनेगी, एयर कंडीशन बनेंगे, ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन बनेगी, बड़ी बड़ी जो फर्नीचर्स बनेंगे, अच्छे मकान बनेंगे। और अगर गरीबों के लिए उत्पादन करना है तो गरीबों के द्वारा यूज करने वाली वस्तुएं हैं, रोटी है, दाल है, चावल है, खाद्य तेल है, खाद्य घी है, सब्जियां हैं, इनका उत्पादन करना होगा। तो एक अर्थव्यवस्था को यह भी निर्णय करना पड़ता है कि उत्पादन किसके लिए किया जाए, उत्पादन गरीब के लिए किया जाए या अमीर के लिए किया जाए। अगर गरीब के लिए ज्यादा उत्पादन के साधन लगाते हैं तो अमीरों से संबंधित वस्तुएं का उत्पादन कम होता है, और ज्यादा साधन अमीरों के लिए बनाने वाली वस्तु पर लगाते हैं तो गरीबों के लिए उत्पादन कम होता है। ये C1, ये गरीब जो है पुअर P1, P2, ये रिच R1 और R2। तो एक इकोनॉमी को यह भी डिसाइड करना होता है कि उत्पादन किसके लिए किया जाए, क्योंकि साधन सीमित है तो वो दोनों के लिए नहीं बना सकते। वो गरीबों के लिए और अमीरों के लिए, दोनों के लिए ही उत्पादन नहीं कर सकते बराबर जितना रिक्वायरमेंट है। तो एक इकोनॉमी को यह भी डिसाइड करना पड़ता है कि उत्पादन किसके लिए किया जाए, गरीबों के लिए किया जाए अथवा अमीरों के लिए किया जाए। अगर गरीबों के लिए उत्पादन किया जाता है तो फिर अमीरों की वस्तुएं, लग्जरी कार कम बनेगी, एयर कंडीशंस कम बनेंगे, ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन कम बनेगी, बड़े बड़े फ्रिज कम बनेंगे। और अगर अमीरों के लिए उत्पादन करते हैं तो ऐसी चीजें तो बहुत ज्यादा बन जाएगी, पर गरीबों के प्रयोग करने वाली जो वस्तुएं हैं, खाद्य तेल है, आटा है, रोटी है, दाल है, चावल है, सस्ते कपड़े हैं, सस्ते छाते हैं, सस्ते जूते हैं, इन चीजों का उत्पादन कम होगा। तो इस एक अर्थव्यवस्था को जो तीसरी प्रमुख समस्या का समाधान करना पड़ता है वो किसके लिए उत्पादन करें, यह भी एक डिसाइड करना पड़ता है। प्राय पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन उनके लिए करना होता है जिनकी जेब में पैसा है। अगर समाज में बड़ा भाग अमीरों का है, समाज में बहुत लोग ऐसे हैं जो कि अमीर है, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो उत्पादन करते हैं उसमें अमीरों के हिसाब से बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियां ज्यादा बनाई जाएगी, वॉशिंग मशीन ज्यादा बनाई जाएगी, अच्छे जो फ्रिज है वो ज्यादा बनाए जाएंगे, एयर कंडीशन ज्यादा बनाए जाएंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि अमीर लोग ज्यादा खरीदेंगे तो हमारी कमाई होगी। और अगर समाज में मान लीजिए 95% लोग गरीब हैं तो फिर कंपनियों को यह लगेगा कि गरीबों के द्वारा जो उत्पादित वस्तुएं हैं उनको हम ज्यादा बनाएंगे तो हमारा लाभ अधिक होगा। तो फिर वो सस्ते टॉयज है, सस्ते कपड़े हैं, सस्ते जूते चप्पल है, सस्ते स्टेशनरी के सामान है, सस्ती खाद्य वस्तुएं हैं, इनका ज्यादा उत्पादन किया जाएगा। एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में प्राय व्यक्ति जो कंपनियां हैं वो अपने लाभ की दृष्टि से ही उत्पादन करती है, तो वहां वो देखेंगे कि किसमें लाभ है, किसकी जेब में ज्यादा पैसा है। अगर उनको लगता है कि समाज का एक बड़ा भाग अमीरों का है तो अमीरों से संबंधित वस्तुओं का ज्यादा उत्पादन किया जाएगा, पर अगर समाज में बड़ा भाग गरीबों का है तो फिर गरीबों से संबंधित वस्तुओं का उत्पादन ज्यादा किया जाएगा। समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या उत्पादन किसके लिए किया जाए, इस समस्या का समाधान सरकार के द्वारा सामूहिक निर्णय के माध्यम से किया जाता है। सरकार ये प्रयास करती है कि गरीबों को भी मूलभूत जीवन की आवश्यकताएं, रोटी, कपड़ा और मकान अवेलेबल हो, तो इस दृष्टि से सरकार के द्वारा उनके लिए भी प्रोडक्शन किया जाता है। साथ ही अमीरों को आरामदायक जीवन यापन करने के लिए कुछ मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन अमीरों के लिए भी किया जाता है। तो अगर मान लीजिए जो सरकारी अर्थव्यवस्था है उसमें हो सकता है उत्पादन बी बिंदु पर किया जाए, और जबकि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है उसमें हो सकता है उत्पादन ए बिंदु पर किया जाए, क्योंकि अमीरों के पास पैसा ज्यादा है तो उनके लिए वस्तुएं ज्यादा उत्पादित की जाए। अगर मिश्रित अर्थव्यवस्था है तो हो सकता है सरकारी क्षेत्र तो गरीबों के लिए प्रोडक्शन करे और जो निजी क्षेत्र है वो अमीरों के लिए प्रोडक्शन करे, और उत्पादन हो सकता है सी बिंदु पर हो। तो एक अर्थव्यवस्था को यह भी डिसाइड करना होता है कि उत्पादन किसके लिए किया जाए। प्राय
अर्थव्यवस्था में उत्पादन उन लोगों के लिए किया जाता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जिनकी जेब में पैसा होता है। अगर अमीरों की जेब में पैसा ज्यादा है तो उनसे संबंधित प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, और गरीबों की जेब में पैसा होता है तो गरीबों से संबंधित प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। अगली समस्या जो है एक अर्थव्यवस्था की चौथी समस्या जो है उत्पादन का वितरण किस प्रकार से। एक अर्थव्यवस्था की चौथी प्रमुख समस्या कि सामान्य रूप से उत्पादन के कई साधन काम में लिए जाते हैं। भूमि, पूंजी, श्रम, प्रबंध, सांस। तो भूमि को लगान देना होता है, पूंजी को ब्याज देना होता है, श्रम को मजदूरी देनी होती है, प्रबंधक को वेतन देना होता है और सांसी को लाभ देना पड़ता है। तो ये इनको किस प्रकार से वितरित करें, ये भी एक अर्थव्यवस्था की प्रमुख समस्या होती है। सामान्य रूप से ये भी डिसाइड करना जरूरी है, क्योंकि अगर किसी भी साधन को उस न्यायोचित प्रतिफल प्रदान नहीं किया जाएगा तो उस साधन के द्वारा भविष्य में उत्पादन की प्रक्रिया में योगदान नहीं दिया जाएगा। ऐसी स्थिति में उत्पादन होना संभव नहीं है। एग्जाम्पल के लिए अगर भूमि को लगान कम दिया जाता है तो भूमि मालिक दोबारा से भूमि उधार ही नहीं देगा, तो ऐसी स्थिति में अगली बार उत्पादन करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर श्रम को मजदूरी पर्याप्त नहीं दी जाती है और श्रम कम मजदूरी की वजह से अच्छा खाना नहीं खा पाता है, कुपोषण का शिकार हो जाता है, बीमार हो जाता है, तो वो काम पर ही नहीं आ पाएगा। तो ऐसी स्थिति में एक अर्थव्यवस्था को यह भी डिसाइड करना पड़ता है कि उत्पादन के साधनों का वितरण किस प्रकार से किया जाए और किस प्रकार से वितरण करें कि सभी साधन संतुष्ट हो। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में साधनों का वितरण मांग एवं पूर्ति के आधार पर किया जाता है। जिस साधन की मांग ज्यादा होती है उसको अधिक प्रतिफल मिलता है, जिस साधन की मांग कम होती है उसको प्रतिफल कम मिलता है। इसी प्रकार से जिस साधन की पूर्ति ज्यादा होती है उसको प्रतिफल कम मिलता है, और जिस साधन की पूर्ति कम होती है उसको प्रतिफल ज्यादा मिलता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में हर साधन के प्रतिफल का निर्धारण साधन की मांग एवं पूर्ति से किया जाता है। प्राय भूमि है, भूमि की मांग अधिक होती है, भूमि की पूर्ति कम होती है, तो भूमि को अधिक प्रतिफल प्रदान किया जाता है। और श्रम की मांग होती है, जितनी मांग होती है उससे श्रमिकों की पूर्ति ज्यादा होती है, तो श्रम को कम प्रतिफल होता है। तो इस कारण से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में संभवतः श्रम का हमेशा शोषण ही होता है, क्योंकि श्रम की पूर्ति ज्यादा होने की वजह से श्रम की बार्गेनिंग पावर कम होती है। और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो किसी भी साधन को जो प्रतिफल का भुगतान किया जाता है वो प्राय मांग एवं पूर्ति के आधार पर किया जाता है। इसी प्रकार से समाजवादी अर्थव्यवस्था में सरकार के द्वारा डिसाइड किया जाता है कि किस प्रकार से किस साधन को क्या प्रतिफल दिया जाए। तो सरकार के द्वारा भूमि को क्या लगान दिया जाना है, श्रम को न्यूनतम मजदूरी क्या दी जानी है, पूंजी को क्या ब्याज दिया जाना है, अधिकतम और न्यूनतम वेतन क्या होगा और कितने प्रतिशत सांसी के द्वारा लाभ कमाया जाएगा, यह निर्णय सरकार के द्वारा किया जाता है। इसी प्रकार से मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र स्वतंत्र होता है चयन के लिए कि किस साधन को कितना प्रतिफल देना है, और सामान्य रूप से निजी क्षेत्र के द्वारा साधन की मांग एवं पूर्ति के हिसाब से प्रतिफल डिसाइड किया जाता है। जबकि सरकारी क्षेत्र में सरकार न्यूनतम मजदूरी को ध्यान में रखते हुए और जो अपने नियम है उसको ध्यान में रखते हुए साधन के प्रतिफल का भुगतान करते हैं। इसके अलावा एक अगली समस्या साधनों का पूर्ण प्रयोग कैसे हो। एक अर्थव्यवस्था की एक पांचवी प्रमुख समस्या जो साधन है उत्पादन के साधन, उनका पूर्ण क्षमता से प्रयोग किस प्रकार से किया जाए कि अधिकतम उत्पादन किया जाना संभव हो, यह भी एक प्रमुख समस्या होती है। क्योंकि अगर साधन पूर्ण रूप से काम पर नहीं लगाए जाते हैं तो जो उत्पादन संभावना वक्र है वो देश का उत्पादन संभावना वक्र नीचे चला जाएगा। देखिए, जब साधनों का पूर्ण प्रयोग हो तो उत्पादन ज्यादा है, और जब साधनों का अल्प प्रयोग हो तो उत्पादन कम होता है। तो पहली स्थिति में उत्पादन संभावना वक्र ए बी है और दूसरी स्थिति में ए डैश बी डैश है। तो एक अर्थव्यवस्था को यह भी डिसाइड करना पड़ता है कि साधनों का पूर्ण प्रयोग किस प्रकार से किया जाए। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में प्राय साधनों का पूर्ण क्षमता से प्रयोग किया जाता है। जो साधन ज्यादा कार्य करता है उसको ज्यादा प्रतिफल मिलता है। अगर जो श्रमिक ज्यादा कार्य करता है उसको ज्यादा पैसा दिया जाता है, जो श्रमिक कम कार्य करता है उसको कम पैसा दिया जाता है।
तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में साधन की उत्पादकता के हिसाब से पेमेंट किया जाता है। इस कारण पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में प्रत्येक साधन अपनी पूर्ण क्षमता से कार्य करता है, जबकि समाजवादी अर्थव्यवस्था में सरकार के द्वारा समान कार्य के लिए समान वेतन की नीति अपनाई जाती है। तो इस कारण से समाजवादी अर्थव्यवस्था में जब श्रमिकों को लगता है कि मजदूरी तो बराबर ही मिलनी है, तो वो अधिक कार्य करने के लिए प्रोत्साहित नहीं होते हैं। प्राय हमारे यहाँ देखा जाता है कि सरकारी सेक्टर में जो लोग कार्य करते हैं वो कार्य के प्रति थोड़े कम जिम्मेवार होते हैं। ऐसा नहीं है कि 100% ही लोग गैर जिम्मेदार होते हैं, पर थोड़ा सा जो उत्पादन का स्तर है वो निजी सेक्टर की तुलना में बहुत कम होता है। तो अगर हम यहाँ देखें तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, उसमें साधनों का जो प्रयोग है वो पूर्ण क्षमता से होता है, जबकि समाजवादी अर्थव्यवस्था में सरकार के द्वारा समान कार्य के लिए समान वेतन देने की नीति को अपनाया जाता है। इस कारण साधन जो है प्राय पूर्ण क्षमता से उत्पादन नहीं करते हैं। जबकि निजी क्षेत्र की हम मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात करें तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र स्वतंत्र होता है साधनों के पूर्ण प्रयोग करने के लिए और मन मर्जी वाली रेट देने के लिए, पर सरकारी क्षेत्र में प्राय समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाता है। सभी डॉक्टरों का वेतन एक जैसा होता है, सभी प्रोफेसर्स का वेतन एक जैसा होता है, सभी टीचर्स का वेतन एक जैसा होता है, सभी मजदूरों का वेतन एक जैसा होता है। अब उसमें जो काम कर रहे हैं उनको भी वही मिलता है, जो बिल्कुल कार्य नहीं कर रहे हैं उनको भी वही मिलता है। इसके अलावा देखिए बेरोजगारी, अगली समस्या यह है कि उत्पादन क्षमता में वृद्धि कैसे की जाए। में वृद्धि कैसे हो, यानी एक अर्थव्यवस्था किस प्रकार से आगे प्रोग्रेस करे। तो देखिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाना चाहती है। हर अर्थव्यवस्था चाहती है कि ये 2020 में हमने किया तो 2020 में उत्पादन की संभावना बढ़े और 2022 में इस प्रकार हर अर्थव्यवस्था ये चाहती है कि भविष्य में वो और भी अधिक प्रोग्रेस करे और भी अधिक उत्पादन करे। तो हर अर्थव्यवस्था उत्पादन क्षमता में वृद्धि करना चाहती है। तो आर्थिक अनुरक्षण और विकास कैसा रहे, ये भी एक आर्थिक समस्या है। सामान्य रूप से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में निजी लाभ की दृष्टि से उत्पादन किया जाता है। इस कारण हर फैक्ट्री का ये होता है कि वह अधिक से अधिक उत्पादन करे। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में स्वयं स्फूर्त अर्थव्यवस्था होती है, स्वतः ही उत्पादन क्षमता बढ़ती है। एक सीमेंट का कारखाना इस साल अगर 5000 कट्टे प्रतिदिन सीमेंट बना रहा है तो वो प्रयास ये करेगा कि अगले साल 6000 कट्टे प्रतिदिन बनावे। इसी प्रकार से एक टीचर ज्यादा से ज्यादा बच्चों को पढ़ाना चाहेगा, डॉक्टर ज्यादा से ज्यादा पेशेंट को देखना चाहेगा। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में हर साधन निजी लाभ की दृष्टि से कार्य करता है, तो स्वतः ही अर्थव्यवस्था ऊपर की ओर प्रगतिशील होती है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में सरकार के द्वारा प्रतिवर्ष बजट के माध्यम से निर्णय लिए जाते हैं कि कितने उद्योग खोले जाने हैं, कितनी सड़क बनाई जानी है, कितने शाला भवन बनाए जाने हैं, कितना चिकित्सा भवन बनाए जाने हैं, कहाँ रिनोवेशन करना है। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था में आर्थिक अनुरक्षण और विकास और उत्पादन क्षमता में वृद्धि के लिए सरकार के द्वारा निर्णय लिया जाता है। इसी प्रकार से मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र अपने कार्य के लिए स्वतंत्र होते हैं, पर सरकारी क्षेत्र में सरकार के द्वारा निर्णय लिए जाते हैं। तो इस प्रकार से हर एक अर्थव्यवस्था को प्रमुख केंद्रीय समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि आवश्यकताएं अनंत होती है और साधन सीमित होते हैं और चयन की समस्या उत्पन्न होती है। इस कारण हर अर्थव्यवस्था को यह डिसाइड करना पड़ता है कि क्या उत्पादन करें, किस प्रकार से उत्पादन करें, कितना उत्पादन करें, उत्पादन किसके लिए करें, भविष्य के लिए आर्थिक अनुरक्षण और विकास कैसे रखा जाए, उत्पादन के साधनों को वितरण किस प्रकार से हो, उत्पादन के साधनों को पूर्ण क्षमता से कैसे प्रयोग लिया जाए। तो हर अर्थव्यवस्था, चाहे वह पूंजीवादी है, चाहे समाजवादी है, चाहे मिश्रित अर्थव्यवस्था है, सब अर्थव्यवस्थाओं के द्वारा अपने अपने हिसाब से इस समस्याओं का समाधान किया जाता है। मैं समझता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आप समझ पाए होंगे कि प्रमुख आर्थिक समस्याओं का समाधान किस प्रकार